हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंक क्लासेस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वाज कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। लोगों ने अपने स्ट्रगल्स में यूनिटी ढूंढी और ये स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। द सेंस ऑफ ऑपरेशन टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर इन द सेम बॉन्ड। कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी इन्हीं ग्रुप्स को एक मूवमेंट में बदलना चाहती थी। So in this chapter, you will learn how Congress wanted to develop the national movement and how different groups participated in that movement. The First World War, Khilafat and non-cooperation. World War I एक नई economic and political situation create करती है. With the increase in defense expenditure resulted in increase of war loans and taxes. कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स के बढ़ जाने से आम जनता को बहुत हार्डशिप्स झेलनी पड़ती है। फर्दरमोर फोर्स रिक्रूटमेंट यानी कि रूरल एरिया से लोगों को ज़बरदस्ती आर्मीज में भर्ती किया जा रहा। बिटवीन द ईयर 1819, 20 and 21, crops failed in many parts of India, resulted in an acute shortage of food. Famine, along with epidemic, killed 12 to 13 million people. लोगों ने सोचा था कि वॉर के बाद चीज़ें शायद ठीक हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये एक टाइम था जहाँ पे एक नए लीडर अपीयर होते हैं और एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल इंट्रोड्यूस करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न्स टू इंडिया एंड हमें पता है कि वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न करते हैं, जहाँ पे ही फाइट्स against the racist regime with a new and novel method of mass agitation, जिसको वो नाम देते हैं सत्याग्रह का। So this idea of सत्याग्रह emphasize the power of truth and need to search for it. ये माना जाता है कि अगर आपकी लड़ाई सत्य यानी ट्रूथ के लिए है तो फिजिकल फोर्स नेसेसरी नहीं है। Without aggression and with non-violence and by appealing to the conscience of the oppressor. महात्मा गांधी बिलीव करते हैं कि ये धर्म ऑफ नॉन वायलेंस है जो पूरे इंडिया के लोगों को यूनाइट करेगा। इंडिया वापस आने के बाद महात्मा गांधी कई जगहों पे सक्सेसफुली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। इन 1916 एट चंपारण बिहार ही इंस्पायर्ड पेजेंट्स अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम। 1917 में टू सपोर्ट पेजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात who were demanding revenue relaxation, and in 1918 Mahatma Gandhi goes to Ahmedabad to organize the Satyagraha movement amongst the cotton mill workers. The Rowlatt Act 1919 में गांधी जी डिसाइड करते हैं एक नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलत एक्ट। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हरीडली इस एक्ट को पास करते हैं इवन विद द ऑपोजिशन ऑफ ऑल इंडियन मेंबर्स। ये एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। महात्मा गांधी ऐसे ही अनजस्ट लॉज के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस शुरू करते हैं, यानी एक हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। कई जगहों पे रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, शॉप्स भी बंद किए गए। इतने बड़े लेवल पर अपसर्ज देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट नेशनलिस्ट पे रोक लगाने की कोशिश करती है। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज इवन स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। 10 अप्रैल को द पुलिस इन अमृतसर फायर्स अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, जिसकी वजह से बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस पे और ज़्यादा अटैक्स बढ़ जाते हैं। नाउ मार्शल लॉ गेट्स इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टेक्स कमांड। जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ लोग रॉलत एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए और कुछ बैसाखी के मेले को अटेंड करने के लिए। काफ़ी से लोगों को नहीं पता होता है कि वहाँ मार्शल लॉ इम्पोज हो रखा है। डायर एंटर्स द एरिया, ब्लॉक्स द एग्जिट एंड ओपन फायर्स ऑन द क्राउड।
killing hundreds. इसी इंसिडेंट को हम जलियांवाला मैसेकर से भी जानते हैं. इसकी न्यूज़ जब लोगों को पहुंचती है तो नॉर्थ इंडियन टाउन्स में बहुत से लोग रास्ते पे आके स्ट्राइक्स शुरू कर देते हैं. दे क्लैश विद पुलिस एंड अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जिसका जवाब गवर्नमेंट ब्रूचुअल रिप्रेशन, ह्यूमिलिएशन एंड टेररिज्म से देती है. सत्याग्रही को ज़मीन पर नाक भी रगड़वाया जाता है, उनको क्रॉल करवाया जाता है एंड सलाम करवाया जाता है साहिब्स को. मैनी पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड. इस वायलेंस को फैलते हुए देखते हुए महात्मा गांधी मूवमेंट को बंद कर देते हैं. रौलत सत्याग्रह वॉज अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट जहाँ पे बहुत से लोगों ने पार्ट लिया होता है, मगर गांधी जी अब भी एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चाहते थे एंड उनको पता था कि बिना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो पॉसिबल नहीं है. सो ही डिसाइड्स टू टेक अप द खिलाफत इशू. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की हार जाती है एंड दे वर वरीड अबाउट अ हार्श ट्रीटी ऑन द ऑटोमन एम्परर, जो कि स्पिरिचुअल हेड होता है इस्लामिक वर्ल्ड का, यानी कि खलीफा. इन मार्च 1990 में बॉम्बे में एक कमेटी बनती है जिसका नाम होता है खिलाफत कमेटी, टू डिफेंड द टेम्पोरल पावर्स ऑफ खलीफा. A young generation of leaders like Muhammad Ali and Shaukat Ali discuss about a united mass action with Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं to bring the Muslim under a unified national movement. So, at the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinces other leaders for the need to start a non-cooperation movement, जो खिलाफत as well as स्वराज के लिए भी हो. वाई नॉन कोऑपरेशन? अपनी बुक हिंद स्वराज में गांधी जी लिखते हैं कि ब्रिटिश रूल तभी एस्टैब्लिश हुआ बिकॉज ऑफ इंडियाज एंड इंडियंस कोऑपरेशन, एंड वो अभी तक रूल इसीलिए ही कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन. अगर इंडियंस कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल भी कोलैप्स हो जाएगा एंड स्वराज इंडिया में वापस आ जाएगा. तो इस नॉन कोऑपरेशन को मूवमेंट कैसे बनाया गया? गांधी जी कहते हैं कि मूवमेंट स्टेजेस में, यानी कि एक एक इवेंट और एक्शन से शुरू की जाएंगी. पहले गवर्नमेंट टाइटल्स को सरेंडर करने से शुरुआत होगी, फिर बॉयकॉटिंग सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स. अगर गवर्नमेंट मूवमेंट को रिप्रेस यानी दबाने की कोशिश करती है तो अ फुल सिविल डिसोबीडियंस विल बी लॉन्च्ड. 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली देश भर में भ्रमण करते हैं और पॉपुलर सपोर्ट गैदर करते हैं, मगर कांग्रेस के बहुत मेंबर्स बॉयकॉट नहीं चाहते थे बिकॉज ऑफ काउंसिल इलेक्शंस इन नवंबर 1920 एंड उनको डर था कि कहीं ये मूवमेंट वायलेंट ना हो जाए. सितंबर दिसंबर में कांग्रेस के विद इन ही बहुत डिस्कशन के बाद दे रीच अ कॉम्प्रोमाइज एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड. डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. जनवरी 1921 में नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया जाता है. इट वुड इंक्लूड वेरियस सोशल ग्रुप्स विद ईच विद देयर ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन. दे विल ऑल बी रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट दिस टर्म मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. द मूवमेंट इन द टाउन्स. टाउन्स में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से ये मूवमेंट शुरू होता है. The students start boycotting schools and colleges. Headmasters and teachers resign, and lawyers also give up their practices. They also boycott the council elections. Non-cooperation movement के economic effect ज़्यादा dramatic होते हैं. With the boycott of foreign goods 1921 और 1921 के बीच में foreign goods की import ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है. जैसे जैसे बॉयकॉट मूवमेंट फैलता गया, लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को डिस्कार्ड किया एंड इंडियन क्लोथ्स पहनने लगे. इंडियन टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन भी इसी वजह से बढ़ गया. बट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो गया. एक रीज़न ये था कि खादी क्लोथ ज़्यादा एक्सपेंसिव था एज कम्पेयर टू मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स एंड गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. द बॉयकॉट कब तक करते रहेंगे? सिमिलरली ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस
को बॉयकॉट भी ज़्यादा दिन के लिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की ज़रूरत थी। इसलिए धीरे धीरे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वापस गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ज्वाइन करने लगे और लॉयर्स गवर्नमेंट कोर्ट्स को। रिबेलियन इन द कंट्री साइड। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट धीरे धीरे सिटी से कंट्री साइड की तरफ बढ़ने लगा। अवध में किसानों को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे और फिजी में इंडेंचर्ड लेबर भी रह चुके थे। हियर द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, जो किसानों से हाई रेंट्स लिया करते थे। द पेजेंट्स हैड टू डू बेगर, यानी कि लेबर विदाउट पे। अगर वो किराए पर लैंड लेते थे तो भी उनको रेगुलरली एविक्ट कर दिया जाता था सो दैट दे डोंट एक्वायर एनी राइट्स ओवर द लीज्ड लैंड। कई जगह नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज हुए टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स ऑफ बार्बर्स एंड वॉशरमैन्स। ड्यूरिंग जून 1920 जवाहरलाल नेहरू अवध के गांव जाने लगे, talking to villagers and trying to understand their grievances. And by October, he, with Baba Ramchandra and others, set up Audh Kisan Sabha. And 300 branches भी जल्द ही खुल गए। सो जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, अवध के स्ट्रगल को भी सपोर्ट मिला, मगर ये मूवमेंट वायलेंट हो गया। 1921 में The homes of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted. कई जगह तो ये भी बोला जाने लगा कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है अब टैक्सेस नहीं देने होंगे और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन सब में होगा। महात्मा के नाम लेकर हर एक्शन और एस्पिरेशन को सैंक्शन किया जा रहा था। वहीं ट्राइबल पेजेंट्स ने स्वराज के आइडिया को किसी और तरीके से समझा। गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट बढ़ने लगा। इट वाज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दो दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। फॉरेस्ट रीजन में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बहुत बड़े एरियाज को क्लोज कर रखा था, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और इवन कलेक्ट फ्यूल वुड्स एंड फ्रूट, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। ना ही बस उनकी लाइवलीहुड इफेक्ट हुई थी, बल्कि उनको लग रहा था कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी डिनाई करे जा रहे थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उनको बेगर करने के लिए भी फोर्स किया फॉर बिल्डिंग रोड्स, सो द हिल पीपल रिवोल्टेड। अलूरी सीताराम राजू वहाँ पे एज अ लीडर इमर्ज हुए। ये लीडर फिगर थोड़े इंटरेस्टिंग थे बिकॉज ये क्लेम करते थे ही हैज स्पेशल सुपर पावर्स में ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, हील पीपल एंड ही कुड इवन सर्वाइव बुलेट शॉट। लोग राजू को फॉलो करने लगे और सोचने लगे कि ही इज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। वहीं राजू टॉक्ड अबाउट ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होकर लोगों को वो परसुएट करने लगे टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। हालांकि उसी वक्त ही asserts that India could be liberated only by the use of force and not non-violence. So, Gooden rebels started attacking police stations, attempting to kill British officials and carried on guerrilla warfare. However, 1924 में राजू को पकड़ लिया जाता है and he is executed. But with time, he becomes a folk hero. स्वराज इन दी प्लांटेशंस। महात्मा गांधी जी के आइडिया ऑफ स्वराज को लेकर वर्कर्स की भी अपने अंडरस्टैंडिंग थी। फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, उनके लिए स्वराज था देयर फ्री मूवमेंट फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर्स को अपने टी प्लांटेशंस से बिना परमिशन के जाना अलाउ नहीं था। इनफैक्ट बहुत रेयरली ही उनको ये परमिशन मिला करती थी। सो जब उनको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पता लगा, thousands of workers defied the authorities and left the plantations and started heading home.
वो ये बिलीव करते थे कि गांधी राज आ रहा है एंड सबको अपने गांव में ही लैंड मिल जाएगा। हाउएवर वो अपने घर कभी नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्ट्रीमर स्ट्राइक्स की वजह से वो वहीं फंस गए एंड दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। देश के हर कोने में जहाँ ये मूवमेंट्स इमर्ज हो रहे थे, दे वर ऑल डिफाइनिंग द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। एंड जब भी ट्राइबल्स chanted Gandhiji's name and read slogans like Swaraj and demanding स्वतंत्र भारत, वो सब एक ऐसे मूवमेंट के साथ आइडेंटिफाई कर रहे थे जो उनके लिमिट्स और उनकी इमीडिएट लोकेलिटी से बड़ी थी। टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी विड्रॉज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। देयर वर फ्यू रीजंस फॉर दिस। फर्स्ट, उनको लगा कि कई जगहों में ये सत्याग्रह वायलेंट हो चुका है एंड सत्याग्रहीज को एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है सो दैट दे कैन बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। सेकेंड, कि विद इन कांग्रेस सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड चाहते थे टू पार्टिसिपेट in provincial councils elections that have been set up by Government of India Act of 1919. वहीं सीआर दास मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी कांग्रेस के विदिन ही आर्ग्यू करते हैं फॉर काउंसिल पॉलिटिक्स, whereas young leaders like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were pressing for a more radical mass agitation. इन इंटरनल डिबेट्स एंड डिसेंशन के बीच में दो फैक्टर्स आते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करना शुरू कर देते हैं आफ्टर 1920s। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसके वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस में बहुत कमी आने लगती है एंड बाय 1930 इट कोलैप्सेस। एंड जैसे ही एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड कम होती है वैसे ही एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन होने लगता है एंड किसानों को अपना हार्वेस्ट सेल करने में मुश्किल होने लगती है, जिसके वजह से वो अपने रेवेन्यू भी नहीं पे कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बाय 1930s द एंटायर कंट्री साइड इज इन टर्मोइल। अलॉन्ग विथ ऑल दीज, ब्रिटेन में एक कमीशन बिठाई जाती है अंडर सर जॉन साइमन। इट वॉज सेट अप एज अ रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड it was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest any required changes. But इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इस पूरे कमीशन में कोई भी एक इंडियन मेंबर नहीं था। They were all British. So 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आती है तो they were greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, कांग्रेस, मुस्लिम लीग इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लेती है। So इन पार्टीज को बहलाने के लिए लॉर्ड वाइसरॉय अक्टूबर 1929 में एक वेग ऑफर देते हैं ऑफ डोमिनियन स्टेटस का, बट ये ऑफर कांग्रेस लीडर्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। सो इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज करता है डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एंड ये डिक्लेयर किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे घोषित किया जाएगा एंड पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मगर ये सेलिब्रेशंस ने ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं किया। सो महात्मा गांधी एक ऐसा रास्ता निकालना था टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू। The Salt March and the Civil Disobedience Movement. On January 31st, 1930, गांधी जी एक लेटर लिखते हैं वाइसरॉय अरविंद को जिसमें 11 डिमांड्स होती है। काफ़ी सारे डिमांड्स इसमें जनरल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं रिगार्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस एंड हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेजेंट्स। इसके पीछे आइडिया था टू मेक द डिमांड्स अ वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल द क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद इट। इन डिमांड्स के थ्रू वो हर इंडियन को एक यूनाइटेड कैंपेन में शामिल कर पाए थे। सबसे बड़ा डिमांड और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था इसमें अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट था कि चाहे वो रिच हो या पुअर वो हर कोई यूज करता था एंड
सॉल्ट के प्रोडक्शन में गवर्नमेंट की मोनोपोली था। सो महात्मा गांधी डिक्लेयर करते हैं कि ये सबसे मोस्ट ऑपरेसिव फेस है ब्रिटिश रूल का। गांधी जी का लेटर एक तरीके से अल्टीमेटम था, एंड अगर ये डिमांड 11 मार्च तक फुलफिल नहीं हुआ तो कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। बट लॉर्ड इरविन वॉज नॉट विलिंग टू नेगोशिएट। सो महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च शुरू किया। उनके साथ 78 और उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे। ये मार्च 240 माइल्स फ्रॉम गांधीजी's आश्रम इन साबरमती टू कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक कवर किया। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुछ तरीकों से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से अलग था। यहाँ पे लोगों को बस नॉन कॉर्पोरेट करने से मना नहीं किया था, बल्कि उनको एनकरेज किया जा रहा था टू ब्रेक ब्रिटिश लॉज। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री सॉल्ट लॉ वॉज ब्रोकन। They manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories। जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ता गया, फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया। फिर से लिक्वर शॉप्स के सामने डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, यहाँ तक कि किसानों ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्सेस पे करने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। रिजर्व फॉरेस्ट में जाकर उन्होंने वुड कलेक्ट किया और अपने कैटल्स को भी चराया। इस सिचुएशन को देखते हुए कॉलोनियल गवर्नमेंट और भी वरी करने लगती है एंड एक एक करके कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करने लगती है, जिसके वजह से मूवमेंट अब वायलेंट होता जा रहा था। जब अब्दुल गफर खान को अप्रैल 1930 में अरेस्ट किया जाता है तो पेशावर में बहुत से एंग्री लोग आर्मड कार्स और पुलिस फायरिंग के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन जारी रखते हैं। एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके वजह से शोलापुर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस को अटैक करने लगते हैं। इन अटैक्स को देखते हुए गवर्नमेंट और ज़्यादा ब्रूचुअल रिप्रेशन से जवाब देती है। पीसफुल सत्याग्रहीज, विमेन एंड चिल्ड्रन को भी मारा पीटा जाता है एंड 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है। वायलेंस के इतने बढ़ने की वजह से महात्मा गांधी को फिर से ये मूवमेंट को वापस लेना पड़ता है एंड ही हैज़ टू एंटर इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट से भी जानते हैं। गांधी जी अब कंसेंट देते हैं दैट ही विल पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको कांग्रेस बॉयकॉट कर रही थी। ही हैज़ टू गो टू लंदन, बट वहाँ से भी उनको वापस डिसअपॉइंटेड ही होके आना पड़ता है। इंडिया में उनको पता लगता है दैट गवर्नमेंट ने एक नया रिप्रेशन का साइकिल शुरू कर दिया है। गफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में होते हैं और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर लिया जाता है। मैनी measures have been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts। महात्मा गांधी को फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना पड़ता है, बट 1934 तक वो अपना मोमेंटम लूज कर चुका होता है। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हर सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था एंड उन सब के अपने अपने एस्पिरेशंस एंड गोल्स थे। जैसे कि कंट्री साइड में जो रिच पेजेंट कम्युनिटीज़ थी, लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इस मूवमेंट में, उनके लिए स्वराज था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइजेस वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे एंड चाहते थे कि गवर्नमेंट उनके रेवेन्यू को कम कर दे। मगर जब गवर्नमेंट ने ये करने से मना कर दिया, इट लेड टू अ वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। सो दे बिकेम एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट जब मूवमेंट 1931 में वापस ले लिया गया बिना किसी चेंजेस के, दे हैड टू रिटर्न डिसअपॉइंटेड। एंड जब मूवमेंट दोबारा रीस्टार्ट हुआ 1932 में, काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पुअर पेजेंट्री बस रेवेन्यू नहीं कम करवाना चाहती थी, बहुत से लोग
कल्टीवेटिंग लैंड्स के टेनेंट्स थे जो उन्होंने किराएदारों से किराए पे ले रखा होता था। डिप्रेशन की वजह से उनकी इनकम्स कम होती गई और दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट्स। वह सब चाहते थे कि लैंडलॉर्ड उनके पुराने रेंट को माफ़ कर दे। इन आइडियाज़ की वजह से उन्होंने बहुत ही रेडिकल मूवमेंट्स ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। कांग्रेस नहीं चाहती थी ऐसे इश्यूज रेज करना जिसकी वजह से वो रिच पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को अपसेट करे, तो पुअर पेजेंट्री एंड कांग्रेस के बीच का जो रिलेशन था वो थोड़ा अनसर्टेन रहा। वहीं एक तरफ बिजनेस क्लासेस ने भी पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत प्रॉफिट्स कमाए थे एंड पावरफुल बन गए थे, एंड वो चाहते थे बिना किसी रुकावट के अपने बिजनेस मार्केट को बढ़ाना एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए उन्होंने फॉर्म किया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI इन 1927, जिनके लीडर्स थे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला। इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ही एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया। उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंपोर्ट गुड्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। सब बिजनेसमैन स्वराज को देख रहे थे कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे बिजनेस से एंड उनका बिजनेस फ्लरिश करेगा बिना किसी कॉन्स्ट्रेंट के। हाउएवर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर से बिजनेस ग्रुप अब इतने एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। ऊपर से उनको डर था कि ये मूवमेंट मिलिटेंट एक्टिविटी में बहुत जल्द बढ़ जाएगा। इस मूवमेंट में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला था, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। कांग्रेस के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट इम्पोर्टेंट था, मगर फिर भी वर्कर्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम्स जैसे कि बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स as a part of their own movement against low wages and poor working conditions. रेलवे वर्कर्स के बीच में भी स्ट्राइक्स शुरू हुए इन 1930s एंड डॉक वर्कर्स के बीच में 1932. Thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhian capes and participated in the protest rallies. बट कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द वर्कर्स डिमांड बिकॉज वो सोच रही थी कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट विल एलियनेट देमसेल्व्स एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, और वो था लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ मूवमेंट। गांधी जी के सॉल्ट मार्च के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ विमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। साथ ही साथ मार्चेस वगैरह में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। They also manufacture salts and picketed foreign goods and liquor shops. काफ़ी तो जेल भी गए। अर्बन एरियाज में विमेन हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी और रूरल एरियाज में रिच पेजेंट हाउस होल्ड से। गांधी जी के बुलावे से they were deeply moved and चाहते थे to participate in this movement. Even though ये पार्टिसिपेशन उनका बढ़ता गया, बट देयर वॉज नो रेडिकल चेंज इन द पोजिशन ऑफ द वुमेन। गांधी जी ने कन्विंस कर रखा था कि ड्यूटी ऑफ वुमेन वॉज टू लुक आफ्टर होम एंड द हर्ट एंड बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। एंड बहुत टाइम तक तो कांग्रेस भी हिचकिचाती थी किसी वुमेन को कोई पोजीशन और अथॉरिटी देने का, वो बस उनका सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहती थी। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। While many social groups were moved by the abstract concept of Swaraj, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया, जिनमें से एक थे अनटचेबल्स। इस ग्रुप को कांग्रेस ने बहुत टाइम तक इग्नोर किया क्योंकि वो सनातनीज और कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। मगर महात्मा गांधी डिक्लेयर करते हैं कि स्वराज तब तक नहीं आएगा जब तक
हंड्रेड्स ऑफ ईयर ऑफ अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। इन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन का टर्म दिया, मीनिंग चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, एंड इनके लिए सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किया टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड इवन स्कूल्स। यहाँ तक कि उन्होंने खुद टॉयलेट्स को साफ किया कि भांगी ग्रुप के काम को डिग्निफाई करने के लिए। साथ ही साथ अपर कास्ट को भी परसुएड किया टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। बट बहुत से दलित लीडर्स का कुछ और ही डिमांड था। दे वांटेड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, demanding reserved seats in educational institution and separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils। वह समझते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही उनको इस सोशल डिसेबिलिटी से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए दलित पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम रहा। B.R. अम्बेडकर एक प्रोमिनेंट दलित लीडर के तौर पर उभरते हैं। He forms the Depressed Classes Association in 1930, जो क्लैश करता है महात्मा गांधी जी के साथ ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे उनकी डिमांड होती है एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, बट गांधी जी तभी अपना फास्ट ऑन टू दैट शुरू कर देते हैं बिकॉज ही बिलीव दैट दिस विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। अम्बेडकर अल्टीमेटली गांधी जी के पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड साइन पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। इसके थ्रू देयर वर रिजर्व्ड सीट्स फॉर दलित्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे हैव टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जैसे जैसे नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट में डिक्लाइन आता गया, मुस्लिम्स अपने आप को एलिनेटेड फील करने लगे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस तब एमर्ज कर रहा था एक मोस्टली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के तौर पर। विद टाइम द हिंदू एंड मुस्लिम रिलेशंस वर्सेंड when each community started organizing their own religion processions with militant fervor, जिसकी वजह से और हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस होने लगे, राइट्स होने लगे एंड और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता गया इन दो कम्युनिटीज़ के बीच। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए टू नेगोशिएट देयर अलायंस एंड इन 1927 ऐसा लगा भी कि दे विल रीच अ कंक्लूजन। मुस्लिम लीग का एक ही डिमांड थी अबाउट देयर रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज। मोहम्मद अली जिन्ना जो एक लीडर थे मुस्लिम लीग के, ही वॉज विलिंग टू गिव अप डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट्स मिलती है तो। मगर ये सारे नेगोशिएशंस का रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है, स्पेशली जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ 1928 में M.R. जयंकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज करते हैं इस कॉम्प्रोमाइज को। सो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है, देयर इज दिस एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रेस बिटवीन द कम्युनिटीज। बहुत से मुस्लिम लीडर्स को ऐसा भी लगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी में इंडिया के अंडर उनका स्टेटस को खतरा है। दे फियर्ड दैट उनका कल्चर और आइडेंटिटी हिंदू डोमिनेशन एंड मेजॉरिटी में गुम हो जाएगा। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एज नेशनलिज्म स्प्रेड्स, लोग अपने आप को एक नेशन का पार्ट समझने देते हैं, जिसकी वजह से एक शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉस्टर होने लगता है। सो ये जो यूनिटी होती है, इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कलेक्टिव स्ट्रगल्स अगेंस्ट अ ग्रेटर पावर, बट ऑल्सो थ्रू वेरियस कल्चरल प्रोसेसेस। इन कल्चरल प्रोसेसेस में उनकी हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, इवन पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली they play a significant role in shaping the idea of nationalism. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था that how the French personified the abstract idea of liberty and nation with the image of liberty, and जर्मनी में जर्मेनिया के इमेज के थ्रू उन्होंने जर्मन नेशनलिज्म के आइडिया को सॉलिड फॉर्म दिया था। Similarly, idea of the nation is mostly symbolized via figure or an image, जिसके थ्रू लोग नेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 20th सेंचुरी में
Bankim Chandra Chattopadhyay first created the image of Bharat Mata. He also writes Vande Mataram, a hymn to the motherland, जो उनके आनंदवंत नॉवल में भी पाई जाती है. This song became hugely popular during the Swadeshi movement in Bengal. इसके बाद Abhindranath Tagore now paints this image of Bharat Mata, where she is portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. धीरे धीरे different images भारत माता की बनने लगती हैं, and devotion to this mother figure becomes an evidence for one's nationalism. इंडियन फोकलोर के थ्रू भी नेशनलिज्म को सपोर्ट किया जाता है. लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट फोक सॉन्ग्स, टेल्स एंड लेजेंड्स को कलेक्ट करते थे सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट एन ऑथेंटिक इंडियन कल्चर विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. सो ये जो रिवाइवल था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रीडिस्कवर द नेशनल आइडेंटिटी एंड द प्राइड इन इंडियाज पास्ट. In Bengal, Rabindranath Tagore collected many ballads and nursery rhymes, and Madras में नतेश शास्त्री कंपाइल करते हैं तमिल फोक टेल्स की बुक नोन एज द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, जिसमें वो दर्शाते हैं कि कैसे फोकलोर इज द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज कल्चर एंड कैरेक्टर. As the national movements developed, nationalist leaders को समझ आया कि कैसे आइकन्स एंड सिंबल्स को यूज करके हम लोगों को यूनिफाई और इंस्पायर कर सकते हैं. बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर एक फ्लैग इंट्रोड्यूस होता है विद रेड, ग्रीन एंड येलो कलर्स with 8 lotuses which represented the 8 provinces of British India as well as a crescent moon representing Hindu and Muslims. 1921 में भी गांधी जी एक स्वराज फ्लैग डिजाइन करते हैं जो कि दोबारा से ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, बट यहाँ सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील था जो गांधीनियन आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता था. एक और तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा दिया गया और वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. क्योंकि ब्रिटिश इंडियंस को बैकवर्ड्स और प्रिमिटिव समझती थी एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, सो इंडियंस अपने पास्ट में देखने लगे, ट्राइंग टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स. उन्होंने बहुत से ऐसे डेवलपमेंट्स के बारे में लिखा जो कि आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड अदर फील्ड्स में थी. एंड उन्होंने ये भी कहा कि दिस ग्लोरियस टाइम वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, और ये डिक्लाइन का रीजन था इंडिया का कॉलोनाइज होना. इस आइडिया के थ्रू नेशनलिस्ट लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि कैसे कॉलोनाइजेशंस को हटाकर ही, इस ब्रिटिश रूल को हटाकर ही इंडिया वापस से ग्लोरियस बन सकता है. However, in all these efforts, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी. सिंस ये सारे इमेजेस, ये सारे पास्ट का ग्लोरिफिकेशन हिंदू आइकॉनोग्राफी में छुपा हुआ था, so the people of other communities started feeling left out. Conclusion. So the growing anger against the British government was used to bring together various groups and classes of people into a common struggle. Under the leadership of Mahatma Gandhi, कांग्रेस ने कोशिश करी कि लोगों का गुस्सा और उनके दुख को एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट में तब्दील करने की, and to forge a national unity. The diverse groups and classes participated in these movements with varied aspiration and expectations. Congress continuously attempted to resolve all the differences and ensured that हर ग्रुप और हर क्लास की डिमांड्स को फुलफिल किया जाए एंड कोई एक ग्रुप एलिनेट ना हो, अकेला या लेफ्ट आउट ना हो. सो बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from the colonial rule. Thank you so much for studying with us. Don't forget to like, share and subscribe.